अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है केमिकल फार्मूला। और इसके अलावा हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है, और आसान भी है, ज़्यादा इसमें इश्यूज नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। देखिए क्लास, केमिकल फार्मूला दरअसल किसी भी केमिकल सब्सटेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि हम उसको सिंबल में जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम लिखेंगे तो ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। इसके अलावा अगर हम इसको किसी और चीज के साथ मिक्सअप करेंगे, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, तो भी हमें वहां पर इसको लिखने में और दूसरे कंपाउंड के साथ लिखने में प्रॉब्लम होगा। लिहाजा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इसको हम किससे जाहिर करते हैं, इनके सिंबल से, ठीक है। यानी कि क्या है, एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन फॉर सी, डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और टू डाई, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं, ठीक है, ये है फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम है और इसका फार्मूला क्या है, H2SO4, H2SO4, ठीक है। यानी कि हम इसको इसके जो सैंपल है उस सब्सटेंस में, उस केमिकल सब्सटेंस में जो एटम, जो एलिमेंट हिस्सा लेते हैं, हम उन एटमों और एलिमेंट के सैंपल से उस पूरे कंपाउंड को शो करते हैं। अब बात है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी कि केमिकल फार्मूला के टाइप्स क्या है। तो केमिकल फार्मूला के बेसिकली दो टाइप्स है, एक है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूले में क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूले में ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है, उस सब्सटेंस के अंदर सिर्फ ये देखा जाता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट यानी एटम हिस्सा लेते हैं और उनकी तादाद क्या है, सिंपल रेशो है। क्योंकि सिंपल रेशो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हम देखते हैं कि 9:27 है। अब 9:27 जो है ये मजीद सिंपल हो सकता है, सादा हो सकता है। अगर हम इसको देखें एक ही इस तरह टेबल से इसको हम काट दें जो कि दोनों टेबल को पूरे के पूरा डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं 3 से देखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 9 27, ठीक है। अब ये सैंपल रेशो यहाँ पर आया है, लेकिन ये भी सैंपल रेशो नहीं है क्योंकि मजीद एक ही टेबल से दोनों वैल्यूज कर सकते हैं, यानी कि 3 1 are 3 एंड 3 3 are 9। तो जो इसका सैंपल रेशो है 9:27 का, वो है 1:3। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम इस फार्मूले में जो सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस में जो एलिमेंट, जो एटम हिस्सा लेते हैं, उनके दरमियान सिंपल रेशो को देखते हैं, ठीक है, कि इसमें एटमों का सिंपल रेशो क्या बनता है। तो डिफिनेशन है कि द फार्मूला दैट शो द मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। और दूसरे के शो द सिंपलेस्ट रेशो एट अस टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, यानी कि ये सिर्फ हमें ये बताता है कि इस सब्सटेंस में जो एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उन एलिमेंट के दरमियान सिंपल रेशो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH, ग्लूकोज का है CH2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है HO और एसिटिक एसिड का भी है CH2O, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दरअसल वो फार्मूला होता है जो किसी भी सब्सटेंस में मौजूद एटमों की एक्चुअल नंबर को जाहिर करते हैं, रियल नंबर को जाहिर करता है। यानी इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर कोई एटम को विड्रॉ, एटम की तादाद को विड्रॉ करें, कम करें। यानी कि यहाँ पर जो एटम जितने तादाद में हिस्सा लेगा उस तमाम को हमने जाहिर करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन का यहाँ पर CH एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6। अब यहाँ पर ये जो बना है, क्या बना है, 1:1 के हिसाब से ये बना है, क्या 1:1 के हिसाब से बना है, ठीक है। अब इसी तरह ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बना है, 1:2:1 के हिसाब से बना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 6:12:6। अगर इसको हमें इस टेबल से काटना चाहे तो क्या होगा, 6 1 are 6, 6 2 are 6 और 6 1 are 6, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहाँ पर इसका फार्मूला है H2O2, ठीक है,
और दोनों सेम यानी कि 2:2 है। दोनों एटेबल से कर सकते हैं, ठीक है। तो 1:1 हमने इसकी क्वांटिटी लिख दी है। एसिटिक एसिड है CH2O, ठीक है। इसका मतलब है C कितने हैं 1 2, ठीक है। 2 बन रहा है फॉर्म्स का। हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं 4, और जो ऑक्सीजन है वो 2 बन रहे हैं, तो क्या बनता है 1 2 1 1 2 1, ठीक है। फिर हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके टाइप्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर दरअसल किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। इसको हम Z से जाहिर करते हैं। इसके अलावा एटॉमिक नंबर जो है किसी भी न्यूट्रल एटम में न्यूक्लियस के बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। लेकिन उसकी लिए शर्त ये है कि न्यूट्रल एटम हो, यानी कि कोई आयन ना हो, केट आयन या एन आयन वगैरह ना हो। अब जैसे कि सल्फर है, सल्फर के न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन होते हैं, लिहाजा इसके एटॉमिक नंबर 16 होगा। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, लिहाजा इसके एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। इस तरह नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन होते हैं, लिहाजा इसके एटॉमिक नंबर क्या होगा 7 होगा, ठीक है। दूसरा है एटॉमिक मास। नेक्स्ट एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से शो करते हैं। और एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास दरअसल न्यूक्लियस का मास होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो ओवरऑल उसका मास होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, जो टोटल होता है, वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। और इसको हम जाहिर करते हैं ए से, और ए बराबर है Z+N। Z का मतलब है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक मास। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक एन एलिमेंट है 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट के पास 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो इन इट्स न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में फाइंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मालूम करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम डेटा मालूम करते हैं कि डेटा क्या है। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेवन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये 12 है, ठीक है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, यानी कि Z और A, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। सो तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 11 है, लिहाजा इसके एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 11 है। एस बी नो ठीक है। तो Z क्या हो गया 11 हो गया, यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है यहाँ पर 11 है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 11 होगा, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। सो A इक्वल टू Z+N, ठीक है। तो Z क्या है 11 और N क्या है 12, तो A इक्वल टू 23। तो ये क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हो, तो आप इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले लेक्चर भी वक्त पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।